अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ फ़हद तायरानी फ्रॉम सोफिस्ट दी CSS अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS एसए कोर्स। ये टोटली फ्री कोर्स है। और आज हम देखेंगे, आज जो हमारा लेक्चर है ये थर्ड वीडियो है, लेकिन ये सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट वीडियो थी इंट्रोडक्शन टू आवर एंटायर कोर्स। सेकंड वीडियो जो थी, जिसको मैं फर्स्ट लेक्चर कहूँगा, वो था अंडरस्टैंडिंग, बल्कि एक इंट्रोडक्शन टू एसे राइटिंग। CSS का एसे क्या होता है और उसमें पूरी सारी जो भी चीज़ें वो हमने ओवरव्यू लिया था। अब हम डिटेल में जाएंगे। पहला टॉपिक है हमारा आज, और वो है अंडरस्टैंडिंग दी एसे क्वेश्चन। दिस क्रूशल बिकॉज आप ने सुना होगा कि CSS के एग्ज़ाम में मुश्किल टॉपिक्स आते हैं, ज़्यादातर मुश्किल आते हैं, वो समझ नहीं आते स्टूडेंट्स को, तो कैसे समझा जाए, फिर उसके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखी जाए, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, तो ये इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग दी ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो चीज़ है वो है कि आपको केयरफुली रीड करना है उस टॉपिक को, ठीक है। अब मैं आपको एक टॉपिक जो बार बार जिसकी मैं एग्जांपल दूंगा वो है ग्लोबलाइजेशन, या बल्कि चलो इसको छोड़ देते हैं, चलो इसको भी कर लेते हैं डिस्कस, फिर मैं आपको एक और भी टॉपिक बता दूंगा। प्रोज एंड कॉन्स, प्लीज़ डोंट माइंड माई राइटिंग। ग्लोबलाइजेशन, प्रोज एंड कॉन्स, बड़ा सिंपल सा एक टॉपिक है। ये 2021 में मैंने दिया था और क्लियर भी किया था CSS ऐसे। तो आपको ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक ऐसे लिखना है, ठीक है। बज़ाहिर बड़ा सिंपल लगता है, और फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स में फ़ेल हुए थे, और ज़्यादातर उस साल यही ऐसे किया था स्टूडेंट्स ने, लेकिन फिर भी फ़ेल क्यों हुए थे? फ़ेल इसलिए हुए थे कि उन्होंने ग्लोबलाइजेशन की डिस्क्रिप्शन दे दी, डेफिनेशन दे दी कि क्या क्या चीज़ है ये, फिर उन्होंने कहा ग्लोबलाइजेशन के प्रोज कौन से हैं, फिर बता दिया कौन से हैं। ऐसे में आपको स्टांस लेना होता है, ऐसे में आपको फेवर में जाना होता है या अगेंस्ट में जाना होता है। तो आपने अगर ये ऐसे किया हो या किसी और ने किया हो, तो उसने यही इसी वजह से फ़ेल हुआ कि उसने सिर्फ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कर दी कि प्रोज ये हैं, कॉन्स ये हैं। ये नहीं कहा कि मैं ग्लोबलाइजेशन को फेवर कर रहा हूँ और उसकी वजह ये प्रोज हैं, और कॉन्स जो लोग कहते हैं वो ये कॉन्स इनवैलिड हैं। मैंने अपने ऐसे में इसी तरीके से लिखा था, बहुत सारे प्रोज लिखे थे। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं तो इंट्रोडक्शन में मैंने फेवर किया था ग्लोबलाइजेशन को, फिर थोड़ा सा बताया था ग्लोबलाइजेशन क्या है, और फिर मैंने अपना प्रीव्यू दिया था कि पूरे ऐसे में क्या होगा। फैक्ट्स भी दिए थे, अब सोर्सेज डेटा भी बहुत दी थी। तो ये इंट्रोडक्शन था, फिर ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन थी डिटेल में, फिर मैंने बताया था कि ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, प्रोज कौन से हैं जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज़ है। ये फेवर मतलब एक आर्गुमेंट को, थीसिस स्टेटमेंट को मैं लेके चल रहा हूँ। उसके बाद कॉन्स की जब बात आई, तो कॉन्स तो मैं जब लिख रहा था एक एक पैराग्राफ कॉन्स के ऊपर, तो हर पैराग्राफ के अंदर मैं ये लिख रहा था कि कॉन्स, ये अगर कौन है तो ये इनवैलिड आर्गुमेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कोविड बढ़ा, कोविड की जो रफ्तार है फैलने की वो तेज़ रही, क्योंकि ट्रेवल करते हैं लोग, कम्युनिकेट करते हैं। तो मैंने कहा ये कौन है, लेकिन इसी ग्लोबलाइजेशन ने जल्दी रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीनेशन बनाने में हेल्प की, और इसी ग्लोबलाइजेशन ने आइडियाज़ को बताया कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन ना होती, वेल कनेक्टेडनेस ना होती, रिसर्च पूरी दुनिया में शेयर ना की जाती, जो जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस ने इसकी वैक्सीन के ऊपर काम किया या इसको फैलने से रोका, तो वो इसी वजह से हो पाया है कि ग्लोबलाइजेशन में कनेक्टेडनेस थी। तो ये मैं आपको एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ। बहुत सालों पहले मैंने
ये CSS का अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी सारे नॉलेज और अच्छे रिसोर्सेज को यूज़ करके ये अपना आर्ग्यूमेंट्स बनाए थे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो भी आप टॉपिक दे रहे हैं उसके ऊपर स्टांस होना चाहिए। स्टांस के बगैर आप आर्गुमेंटेशन दे ही नहीं सकते। एक दूसरा ऐसे जो मैं आपको भी है CPEC। इसके अंदर तो डायरेक्टली आपको आर्ग्यू ही करना पड़ता है। CPEC लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी और डिज़ास्टर, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे आते हैं, ये एग्जैक्ट एक मुझे याद नहीं कि इस तरीके का आया हो, लेकिन ऐसी CPEC लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी और डिस्ट्रक्शन। एग्जामिनर ने आपको डायरेक्टली बता दिया है कि दोनों में से कोई एक स्टांस लेना है। स्टूडेंट्स की क्या गलती होती है, वो कहते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं और दोनों तरफ ले लेते हैं कि भाई CPEC की बुराइयां भी हैं, कॉन्स भी हैं और प्रोज भी हैं। तो इस तरीके से नहीं होता। अपने प्रोज लिखने हैं और जो आम तौर पे लोग कहते हैं कि ये कॉन्स हैं, उसको आपने डिफाई करना है, रिबटल देना है उसका, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में भी इसी तरह से होता है। ग्लोबलाइजेशन में तो उसने आपको ये नहीं पूछा था एग्जामिनर ने कि एक स्टांस लो, एक तरफ से लो। इसमें तो ये फिर भी बता रहा है डिज़ास्टर और प्रॉस्पेरिटी, यानी वो आपसे फोर्स कर रहा है कि आप एक स्टांस लो। इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स आपको पास पेपर में मिल जाएंगे। आज की आपकी असाइनमेंट ये है कि आप जाके पास पेपर में देखें कि आपका स्टांस क्या है हर एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया स्टांस की बात और थीसिस बनाने के बाद ये थीसिस यहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग बनेगा जब आपको बिलीफ होगा, आपको बोल्डली एक पोजीशन लेंगे, तब जाके आपको समझ आएगा कि ये टॉपिक को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से इंट्रोडक्शन होगा, उसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट होगा, आउटलाइन होगी, वो पूरा आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग दी टॉपिक वाली चीज़ पे आता है। फिर कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और भी चीज़ें जिस वजह से ऐसे का टॉपिक आपको समझ नहीं आता, जैसे कि आपको कुछ टर्म्स समझ नहीं आते, ठीक है, या कोई फ़िलासफ़िकल या लिटरेरी टॉपिक्स होते हैं वो समझ नहीं आते। जैसे बॉयज़ विल बी बॉयज़ एक ऐसा था टॉपिक जो काफ़ी कम लोगों को समझ आया, ठीक है जी। तो वो एक्चुअली जेंडर के ऊपर था। तो जेंडर को का स्टडीज़ वाला किसी स्टूडेंट का सब्जेक्ट था भी सही ऑप्शनल, वो भी नहीं कर पाया क्योंकि उसको टॉपिक ही समझ नहीं आया कि पूछना क्या चाहते हैं। फिर अगर आप पूछ भी लिया, मतलब समझ भी आ गया कि जेंडर पे है, तो फिर उसको डाइसेक्ट कैसे करना है, उसके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट क्या बनानी है, तो वो तब आती है जब आप एक स्टांस, पहले तो आपको पता होना चाहिए मतलब क्या है उस टॉपिक का। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है ऐसे कि पेपर में उस टॉपिक का मतलब, तो फिर उसको बिल्कुल रिस्क उसके ऊपर ना लें और ना करें, और इजी सा टॉपिक आप चूज़ करें जो आपको समझ आए। उसके बाद आप देखें कि इंटरेस्ट है आपका या नहीं है, नॉलेज है उसके ऊपर या नहीं है। नॉलेज नहीं है तो ना करें। आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स, डेटा आपके पास अच्छी है तो वो करें, अदरवाइज़ फिर कोई और इजी सा टॉपिक ढूंढें। अगर आपके पास कोई और इजी सा टॉपिक नहीं है, सिर्फ एक ही इजी टॉपिक आपको लगता है, तो फिर आप आउटलाइन में कोशिश करें कि आर्ग्यूमेंट्स अच्छे दें, क्रिएटिविटी को जगाएं और आप डेटा को मैक्सिमम यूज़ करें, रेफरेंसेस को यूज़ करें, फिर आपका काम बन जाएगा। तो इजी सा टॉपिक आपको चूज़ करने का आपको सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए जो आपको समझ आए। अब कोई इजी टॉपिक है ही नहीं तो फिर क्या किया जाए। फिर आपने सारे टॉपिक्स को वन बाय वन, सबसे पहले वही प्रायोरिटी में आपने जो थोड़ा सा ज़्यादा इजी लगता है, यानी डिफ़िकल्ट तो सारे हैं लेकिन थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा इजी है तो उसको आप उठाएं और वहाँ से आपने उसको डाइसेक्ट करना है एक एक वर्ड को। अब सवाल फॉर एग्ज़ाम्पल आता है कि क्लासरूम्स से रिलेटेड एक टॉपिक आया था कि फ्यूचर, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्जैक्ट वर्डिंग्स मुझे याद नहीं है, फ्यूचर ऑफ अ नेशन लाइज इन दी क्लासरूम्स, ये एजुकेशन के ऊपर है, ठीक है जी।
अब क्लासरूम की बात आती है तो अब आप इसके ऊपर एक अपोजिट सोच रखेंगे, मतलब डाइसेक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर आपने ये तो समझ लिया कि एजुकेशन के ऊपर है, तो फिर अपोजिट क्या हो सकता है? क्या सारी जो नेशन है उसकी तरक्की, उसका मुस्तकबिल क्लासरूम के अंदर है? तो ये इसका अगेंस्ट भी आप सोच सकते हैं, नहीं क्लासरूम के अंदर नहीं है, स्किल्स के थ्रू भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने उसको ब्रेक डाउन करना है, फिर आपने ये डिसाइड करना है कि आपने कौन सा स्टांस लेना है। क्लासरूम्स वाली बात पे आपने देखना है कि क्लासरूम में लर्निंग कितनी होती है और वो फ्यूचर के साथ, किसी नेशन के फ्यूचर के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं। आप एग्जांपल पूरी दुनिया के देखें, लिटरेसी जिन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है, उन कंट्रीज़ में अगर सबसे ज़्यादा तरक्की है तो फिर आप ये आर्गूमेंट यूज़ कर सकते हैं, फिर डेटा दे सकते हैं, फैक्ट्स दे सकते हैं, फिगर्स दे सकते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स दे सकते हैं कि पहले कोई नेशन जहाँ पे इतनी तालीम नहीं थी वो कैसे थी, अब कैसी है। इसमें श्रीलंका आ सकता है, एशिया की काफ़ी कंट्रीज़ आ सकते हैं। इवन अब डार्क एजेस में चले जाएं तो यूरोप के अंदर लिटरेसी रेट कम था, फिर उन्होंने लिटरेसी रेट बढ़ाया, अपना क्लासरूम्स को एक इम्पॉर्टेंस दी तो वो आगे निकल गए। तो आपने डाइसेक्ट करना है, डाइसेक्ट करेंगे, क्लासरूम को समझेंगे, नेशन को समझेंगे, फ्यूचर ऑफ नेशन को समझेंगे, तब आपको समझ आएगा कि किस चीज़ के ऊपर है। और एक ओवरऑल एक टॉपिक होता है, एक अम्ब्रेला टॉपिक होता है या एक मेन टॉपिक होता है हर इसके अंदर टॉपिक के अंदर, ठीक है जी। ऐसे के टॉपिक के अंदर अब स्टेटमेंट के अंदर आप कह सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल सीपेक लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी और डिस्ट्रक्शन, तो सीपेक इसके अंदर मेन टॉपिक है, इसके ऊपर आपको फोकस करके लिखना है। फिर ग्लोबलाइजेशन प्रोज एंड कॉन्स में भी इसी तरीके से अगर आपको आ जाते हैं गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस के ऊपर आ जाता है तो वो मेन टॉपिक आपका गवर्नेंस है। डेमोक्रेसी के ऊपर आते हैं सवालात, और इस तरीके से एजुकेशन के ऊपर आते हैं। तो स्टेटमेंट कोई भी हो सकती है, मेन टॉपिक आपको फाइंड आउट करना होता है उसके अंदर कि कौन सा मेन टॉपिक है। अच्छा जी, ये मैं फिर बाद में एक टॉपिक बल्कि एक वीडियो बना लूँगा जिसके अंदर हम 1 बाय 1 पास पेपर के ऊपर जब हम एक लास्ट में वीडियो कर रहे होंगे तो उसके अंदर हम टॉपिक्स पास पेपर्स में से उठाएंगे, उसको डाइसेक्ट करेंगे, उसके ऊपर एक रफ सा थीसिस स्टेटमेंट भी माइंड में जनरेट करेंगे, तो तब आपको इंशाल्लाह मज़ीद इसके ऊपर अभी आपका ये आपको टॉपिक रीड करना है सही से, फिर उसके ऊपर फर्स्ट इम्प्रेशन जो आपका आता है उसमें देखना है कि कोई गलत आप आइडिया तो नहीं ले रहे हो, ठीक है जी। इनिशियल रीडिंग से हमेशा गलत आइडियाज़ आ जाते हैं, फिर अजम्पशन आप ना करें, आपको श्योर हो किसी चीज़ के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर, फिर ही आप उस टॉपिक को अटेम्प्ट करें। और बायसनेस भी कोई चीज़ होती है, प्रेजुडिस भी कोई चीज़ होती है। 12 एंग्री मैन में आपको ये मूवी के अंदर आपको ये चीज़ पता चलती है, तो वो आपने अवॉइड करनी है। कोई भी अजम्पशन नहीं करनी, आपने साइंटिफिकली लॉजिकली सोचना है, और कंक्लूजन के ऊपर पहुंचने से पहले आपने सारी जो टॉपिक है उसको पॉजिटिवली सोचना है। हमेशा कोशिश करें पॉजिटिव जाएं। जैसे कि सीपेक के ऊपर आपने प्रॉस्पेरिटी के बारे में लिखना है। सीपेक का चाहे कुछ भी हाल हुआ हो, आज फेल हुआ हो, गेम चेंजर साबित ना हुआ हो, लेकिन कोशिश करें कि पॉजिटिव रहें। ग्लोबलाइजेशन भी पूरी दुनिया में एक एक्सेप्टेबल चीज़ है, नॉर्थ कोरिया में नहीं होगी ऑफ कोर्स, लेकिन बाकी पूरी दुनिया में है, तो फिर इसको आपने प्रमोट करना है, अपने फेवर में जाना है। ऐसा नहीं कहना है कि ग्लोबलाइजेशन बुरी चीज़ है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे जेंडर इक्वालिटी भी अच्छी चीज़ है, डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है, डिक्टेटरशिप को आप प्रमोट नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपके जहन में रखनी है। फिर आपका आ जाता है एनालाइजिंग दी ऐसे प्रॉम्प्ट किया गया नाम, जो मैंने आपको डिटेल में बताया। तो ये आपने पूछना है एग्जामिनर से, जब वो बोलता है आपको बॉयज़ विल बी बॉयज़। अच्छा, तो आपने सबसे पहले रिकग्नाइज़ करना है वर्ड्स को, और कौन से वर्ड्स को? डायरेक्टिव वर्ड्स को। कि डायरेक्टिव वर्ड्स का ये मतलब होता है कि एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था
सीपेक लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी और डिज़ास्टर, तो ये एक डायरेक्टिव क्वेश्चन है, आपसे एक वो स्टांस मांग रहा है। इस तरीके से आप लीड्स टू आप बोल सकते हो कि डायरेक्टिव है, या फिर कुछ जगह पे डिस्क्राइब होता है, ठीक है, लिखा होता है या एक्सप्लेन होता है, ये इस तरह के भी वर्ड्स यूज़ होते हैं, इसको भी आप डायरेक्टिव वर्ड्स बोल सकते हो। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एग्जामिनर क्या चाहता है। फिर स्कोप को आपने देखना है, डेप्थ एंड ब्रेथ को देखना है, क्योंकि आपके पास 3 घंटे में 2-3 हज़ार वर्ड्स लिखने हैं, तो उसके लिए बड़ा लिमिटेड टाइम है। तो आप ऐसा ना हो कि रेलेवेंट चीज़ लिख लो या आप किसी गलत डायरेक्शन में चले जाओ, जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में ना जाओ, ठीक है। तो वो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान और रफ़ आउटलाइनिंग के दौरान आपको पता होना चाहिए, और वो नॉलेज आपकी अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, तभी आप कर पाओगे। कॉन्टेक्सचुअल क्लूज़ के थ्रू भी आपको पता चल सकता है, ठीक है। जैसे कि ये टॉपिक है प्रोज एंड कॉन्स का, तो यहाँ पे आप ग्लोबलाइजेशन सिर्फ आ जाता ना तो आप कंफ्यूज हो जाते। यहाँ पे अगर इसने ये 2 चीज़ें दे दी हैं तो उसका मतलब है दोनों चीज़ें लिखनी है। ऑफ कोर्स प्रोज आप ज़्यादा लिखोगे, उसी की फेवर में जाओगे। अच्छा, नेक्स्ट बात आ जाती है ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स कौन सी हैं। माइंड मैप आप यूज़ कर सकते हो। माइंड मैप कैसे होता है, बीच में आप टॉपिक लिखते हो, ठीक है। गुड गवर्नेंस फॉर एग्जांपल आपने लिखा, फिर आपने कहा कि भाई डेफिनेशन की बात करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले तो इंट्रो आप लिखोगे, ठीक है। इंट्रो के अंदर भी आप लेके चलो, थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट लिखोगे आप, कोई स्टार्टिंग कैची स्टार्ट आप लिखोगे, ठीक है जी। कैची स्टार्ट आप लिख सकते हो। उसके अलावा आप फिर प्रीव्यू होता है, तो इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें होती हैं, तो ये आप इस तरीके से माइंड मैप बनाते हो, ठीक है जी। अच्छा जी, गुड गवर्नेंस में आपने डेफिनेशन लिख ली और फिर आपने लिख लिया कि गुड गवर्नेंस के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी फिर आपके 10-12 कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, ठीक है जी, वो आप लिखेंगे। फिर आप गुड गवर्नेंस को कैसे बेहतर बनाया जाए, ठीक है। गुड गवर्नेंस, बल्कि हाउ से भी पहले आप ये लिखेंगे वाई गुड गवर्नेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये जब आप करते हो, विजुअलाइज करते हो, इसमें एडिटिंग करना रफ़ पे बहुत इजी होता है। जैसे बीच बीच में मुझे जैसे जो आइडियाज़ आ रहे हैं वो हम करें, क्योंकि ब्रेन हमेशा सीक्वेंस में नहीं सोचता, ब्रेन बीच बीच में से आइडियाज़ आपको लेके आता है। और जब तक आप ब्रेन से कोई आइडिया कॉपी पे नहीं लिखोगे, पेपर पे नहीं लिखोगे, तब तक वो आपको तंग करेगा, ठीक है। तो वाई वाला आ गया, हाउ वाला आ गया, क्या हाउ गुड गवर्नेंस कुड बी इम्प्रूव्ड। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ के आप माइंड में बना सकते हो, फिर उसको आप आउटलाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। लिस्टिंग भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्टिंग की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस, ठीक है। इसमें ट्रांसपेरेंसी आ गई, पार्टिसिपेशन आ गई, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर फ्री राइटिंग भी आप कर सकते हो। ये पूरा आपने लिख लिया, फिर आउटलाइन बना ली, ये एक स्ट्रक्चर तरीका होता है, ये एक तरफ। दूसरी तरफ फ्री राइटिंग होती है। फ्री राइटिंग में आप बस लिखते जाओ, जो चीज़ आ रही है, सीक्वेंस का टेंशन ना लो, किसी चीज़ का ना लो, वो सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए होता है या आइडिया जनरेशन के लिए होता है। लेकिन मैं वो आप शुरू में 1-2 बार भले कर लो, लेकिन फिर आप आउटलाइन के थ्रू ही जाओ तो अच्छा है। तो मैं हमेशा यही करता था। पहले तो मैं एक थोड़ा सा ये इस तरह कैसे 30 सेकेंड्स में 40 सेकेंड में एक मैं माइंड में बना लेता था रफ़ में, फिर उसको आउटलाइन में रफ़ आउटलाइन बना लेता था। ये मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, और फिर फेयर पे आउटलाइन बनाता था। तो लेकिन रफ़ वाली आउटलाइन भी मैं जल्दी बनाता था, कुछ ज़्यादा टाइम में नहीं लेता था। अच्छा जी, अब ये आपको आ गया जी, अंडरस्टैंड कर लिया आपने टॉपिक को, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आपके पास आ जाती है कि आपको अगर टॉपिक समझ आ गया तो आपको थीसिस स्टेटमेंट बनाना है। थीसिस का क्या मतलब है, आप स्टांस लो। स्टांस आप लेते हो किसी चीज़ का कि आप क्या, आपका बिलीफ है किसी चीज़ के ऊपर क्या बिलीफ का मतलब होता है। सीपेक आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है। सीपेक
तरक्की करेगा, कामयाब होगा नहीं होगा, सीपेक स्लो हुआ है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, क्यों हुआ है इसके ऊपर आपका थीसिस होना चाहिए, यानी पोजीशन, आपकी राय, आपका ओपिनियन। आपको काफ़ी सुना होगा आपने कि ओपिनियन बेस्ड एग्ज़ाम है सीएसएस का, तो ऐसे के अंदर भी ओपिनियन ही मांगा जाता है। तो अगर आप ओपिनियन नहीं लिख रहे तो फिर समझो आप गए। आप गुड गवर्नेंस का सिर्फ एक 2 वर्ड्स का ऐसे स्टेटमेंट आती है, अगर आप ये नहीं कह रहे कि गुड गवर्नेंस जो है वो लाजमी है, क्यों लाजमी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों लेके आ सकते हो, तो अगर आप ये चीज़ें नहीं बता रहे और आप एक स्टांस नहीं ले रहे किसी चीज़ के ऊपर कि भाई ये चीज़ें करोगे तो गुड गवर्नेंस आएगी, अगर आप उसके ऊपर बोल्ड पोजीशन नहीं ले रहे तो फिर समझो कि आपका पेपर आपका बुरा बनेगा। तो थीसिस स्टेटमेंट आपने पहले तो जहन में अपने एक आइडिया आपने बना लेना है, अपने स्टांस पोजीशन क्रिएट करनी है। अब बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप के ऊपर सवाल आ जाते हैं, तो आप दोनों में से कौन सी चीज़ को सपोर्ट करोगे? तो डेमोक्रेसी को अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स दो। चलो फॉर एग्जांपल सीपेक के आप अगेंस्ट भी जा रहे हो, तो सीपेक के अगेंस्ट जो आप जा रहे हो ना, तो थीसिस में आपने लिखा सीपेक फिजूल सी चीज़ है, सीपेक का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर आप उसमें आर्ग्यूमेंट्स उस तरीके के दो कि एग्जामिनर कन्विंस हो जाए। परजुएसिव राइटिंग का मैंने आपको बताया था ना, तो वो यहाँ से आपको बताना पड़ेगा कि आप जो बात कह रहे हो उसको प्रूव कर सकते हो, कन्विंस कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप जिस चीज़ के ऊपर यकीन रखते हो उसके ऊपर सामने वाले को मना भी सकते हो। ये मैं मूवीज़ जो सजेस्ट करता हूँ वहाँ से, कोर्ट रूम ड्रामा स्पेशली, वहाँ से आपको आर्गुमेंटेशन स्किल्स आपको मिलते हैं। सीएसएस के लिए कौन सी मूवीज़ देखनी चाहिए उसके ऊपर वीडियो भी मैंने चैनल पे बनाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा। तो थीसिस मतलब आप कोई भी टॉपिक दुनिया में उठाओ, ये आपकी असाइनमेंट है कि आप कोई भी टॉपिक, कोई फिनोमेना उठाओ, ग्लोबलाइजेशन उठाओ, क्लाइमेट चेंज उठाओ, ग्लोबल वार्मिंग उठाओ, उसके ऊपर आप सोचो आपका क्या आइडिया है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में। आप कोई आइडिया आप सोच रहे हो कि यार ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ सच है। ट्रम्प जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग पे बिलीव नहीं करता, क्लाइमेट चेंज पे बिलीव नहीं करता, तो वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देता है ना, आप भी अपने आर्ग्यूमेंट्स बनाओ, सोचो कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं, और पढ़ाई करके भी आपको आर्ग्यूमेंट्स कहीं और से भी मिल सकते हैं, आप खुद भी सोच सकते हो। तो ये थीसिस स्टेटमेंट आपने इस तरीके से बनानी है कि आपने क्लियरली एक क्लेम करना है, फिर उस क्लेम को प्रूव करने के लिए आपने एविडेंस देना है। जैसे एक आर्ग्यूमेंट होता है वही चीज़ थीसिस स्टेटमेंट है, बस सिंपल सी बात है। और थीसिस स्टेटमेंट आपको अलग से आउटलाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखते हो वन लाइनर तो ओके है, लेकिन इंट्रोडक्शन में आपने लाजमी लिखनी है। रज़ी आब्दी साहब वो कहते हैं कि आपने ज़रूर आप स्टार्ट करें थीसिस स्टेटमेंट से, यानी आप क्लियर स्टांस बता दें एग्जामिनर को पहले ही। मतलब एग्जामिनर पढ़े तो उसको पता चल जाए कि भाई इंट्रोडक्शन की शुरू वाली लाइन में ही आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज़ है, गवर्नेंस इस तरीके से होनी चाहिए, डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों मजबूत नहीं है, या एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में क्यों जो है वो ठीक नहीं हो रहा, या आप आईएमएफ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अच्छी चीज़ है नहीं अच्छी चीज़ है, ये आप एग्जैक्ट चीज़ बता दो क्लियर वर्डिंग में, सिंपल सी अंग्रेज़ी में, ताकि एग्ज़ामिनर की ज़िंदगी आसान हो जाए। उसको जितना आसान बनाओगे एग्ज़ामिनर के लिए उतने आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो अब वापस आते हैं थीसिस। पर्पज़ ऑफ थीसिस क्या है? पर्पज़ ये है कि भाई ये बैकबोन है ऐसे का, क्योंकि आपको स्टांस लेना होता है, ओपिनियन देना होता है ना। ऐसे तो आपके ओपिनियन है, ओपिनियन अगर आप नहीं दे रहे और क्लियरली नहीं दे रहे थीसिस में, तो आप कुछ भी नहीं करें। 2 3 4 5 सेंटेंसेस का लिखें आप थीसिस स्टेटमेंट, और इंट्रोडक्शन के किसी भी पार्ट में लिखें, फर्स्ट पार्ट में लिखें, यानी शुरू में लिखें, बीच में लिखें, एंड में लिखें, नो प्रॉब्लम। इंट्रोडक्शन की बात जब आएगी मैं आपको बता दूंगा कि किस किस तरीके से इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कर सकते हो और कौन सी सिचुएशन में आप क्या करोगे। लेकिन थीसिस स्टेटमेंट आपको
ज़रूर लिखनी है, सिंपल वर्ड्स में लिखनी है। थीसिस स्टेटमेंट में आपने स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन, बोल्ड पोजीशन लेनी है, ठीक है। क्लियर होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, पूरा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। थीसिस स्टेटमेंट 2-4 लाइंस में आपने क्लियर लिखनी है, 5 लाइंस में भी चलेगा, ठीक है। 2-3 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक लंबा सेंटेंस लिखो। डिबेटेबल होनी चाहिए, यानी कि जो आप बात कर रहे हो जैसे ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल वार्मिंग, अच्छी चीज़ें या बुरी चीज़ें, डिबेटेबल चीज़ है ना, तो आप उसके ऊपर मतलब बहुत सारी आर्गूमेंट्स दे सको। ग्लोबलाइजेशन के प्रोज बहुत सारे लिख सको, कॉन्स हैं तो उस कॉन्स को डिफाई कर सको, इस तरीके से डिबेटेबल हो। पोजीशनिंग दी थीसिस स्टेटमेंट, तो ये प्लेसमेंट कहाँ से होनी चाहिए इंट्रोडक्शन के अंदर, वो हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा जी, अब सीकिंग क्लैरिफिकेशंस, आपने अपने आप से पूछना है कि क्या आपकी बात व्हेन टू आस्क, क्या चीज़ आपने पूछनी है, कब पूछनी है। फॉर एग्जांपल कब पूछनी है, रिकग्नाइज़ करना है अनसर्टेनिटीज़ को, फिर कैसे पूछनी है, और आपने अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करना है। अब ये अपने आप से आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ये आता है तो ऐसे के अंदर आपने अपने आप से पूछना है कि ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज़ है या नहीं है, और आपने कौन से आर्गुमेंट्स दे के उसको लंबा करना है, यानी उसमें से आइडियाज़ जनरेट करने ना, लंबा एक ऐसे लिखना है ना, उसके ऊपर जो आइडियाज़ आपको होने चाहिए। तो आइडियाज़ तब आएंगे जब आप उसको एक आर्गुमेंट को के अंदर आप मुख्तलिफ फैक्ट्स देंगे, एग्जांपल्स देंगे, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन अगर अच्छी चीज़ है तो क्यों अच्छी चीज़ है, ये पहला सवाल है। फिर अच्छी चीज़ इन चीज़ों की वजह से, ठीक है, पॉवर्टी कम करती है, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुई हैं, ट्रेवल बेहतर हुआ है, ट्रेड बेहतर हुआ है, बिजनेसेस बड़े हैं, हमारी हेल्थ बेहतर हुई है। ये बहुत सारी 50 चीज़ें हो सकती हैं, तो वो उनमें से कौन सी 2-4 चीज़ें आपने थीसिस में लिखनी है, मेन अम्ब्रेला बना के लिखना है, कैटेगराइज करके लिखना है, वो थीसिस स्टेटमेंट के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर लिखना है। तो वो किस तरीके से लिखना है, ये सारी चीज़ें अपने आप से पूछनी है आपने। अच्छा जी, उसके बाद आपने ऑफ कोर्स पूरे ये जो थीसिस स्टेटमेंट्स हैं इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, इंट्रोडक्शन के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने वाला जो चीज़ है ना, वो यहीं पे हो जाएगी। यानी आप कुछ ना करें, पिछले 10 साल के पास पेपर्स उठाएं, 20 साल के, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 20 साल के उठा लें, यानी 200 आपके पास ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। उसमें आप 1 बाय 1 आप उसको सोचें कि यार ये क्या चीज़ है, आप जहन में उसका पोजीशन बना लें, उस टॉपिक के ऊपर स्टांस बना लें, ओपिनियन बना लें, ठीक है जी। सारे 200 पे बना लो, ठीक है। फिर दोबारा आप आओ, फिर उनमें से सेलेक्टेड, अब जाहिर सी बात है सब पे नहीं आएगा, आपके पास नॉलेज कम होगी या कोई समझ भी नहीं आएगा टॉपिक, लेकिन सेकंड टाइम जब आओगे तो फिर राइटिंग में आप थीसिस स्टेटमेंट लिख लो, सिंपल, जल्दी से 2-3 लाइंस में लिखो, ज़्यादा लंबी ना लिखो। इस तरीके से आपकी कंसाइजनेस की भी प्रैक्टिस होती जाएगी। और थीसिस स्टेटमेंट्स आपने 200 लिखनी है। अगर 12 महीने बाद आपका है या 6 महीने बाद है, 4 महीने बाद है पेपर, तो उस हिसाब से, लेकिन आपने थीसिस स्टेटमेंट आपने लिख ली ना, तो बाकी पेपर्स के लिए भी आपको इजी हो जाएगा आपके लिए करना, क्योंकि आपने शुरुआत जो करनी है ना ऐसे की, वो टॉपिक को समझ के और उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे के करनी है। अगर आपको ओपिनियन आपका ठीक नहीं है, गलत है और क्लियर नहीं है, ठीक है, ओपिनियन चलो हो भी सकता है, ठीक है, ओपिनियन हो सकता है आपका अच्छा हो, लेकिन आप उसको लिखना ही नहीं आ रहा, तो वो प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप उसको लिखें भी, सोचें फिर लिखें। थीसिस स्टेटमेंट्स की मतलब आप 200 थीसिस स्टेटमेंट लिख ली तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका आधा काम इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। अब अगले
उसमें आपको लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपको रिसर्च और डेटा कलेक्शन कैसे करनी है। सोफिस्ट दी CSS अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप कंसल्टेशन भी लाइव ले सकते हैं। आप यूनिक आउटलाइन बेस्ड नोट्स किसी भी सब्जेक्ट के हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल यूनिक, यानी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, AI जनरेटेड नहीं है, ये यूनिक तरीके से मैंने खुद बनाए हैं। और आपको अगला जो हो सकता है आप कांटेक्ट करने का की वजह वो ये हो सकती है कि आप एवेल्यूशन भी आप करवा सकते हैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट्स की, इंट्रोडक्शन की, या किसी भी पेपर की, पूरे एसे की, वो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अच्छा जी, अब आखिरी बात ये कि कमेंट के अंदर कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।